आप सुन रहे हैं शर्लॉक होम्स की सुराग की तलाश। कहानी के अनुवादक हैं नानक चंद और आवाज़ है जावेद अख्तर की। अध्याय 3। ताज्जुब है, भला यह शख्स किसे ढूंढ रहा है। मैंने सादे कपड़े पहने एक तगड़े व्यक्ति की ओर इशारा किया जो सड़क के दूसरी ओर मकानों के नंबर ढूंढ रहा था। उसके हाथों में एक बड़ा नीला सा लिफाफा था। यह जरूर कोई संदेशवाहक था। तुम्हारा मतलब नौसेना के उस रिटायर्ड सार्जेंट से तो नहीं? शर्लॉक होम्स ने कहा। कोरी डींग, मैंने मन ही मन सोचा। उसे मालूम है कि मैं उसके अनुमान की जांच नहीं कर सकता। अभी यह बात मेरे दिमाग से गुजरी ही थी, वह शख्स हमारे दरवाजे का नंबर पढ़कर सड़क की दूसरी ओर से तेजी से आने लगा। दरवाजे पर तेज दस्तक और उसके बाद सीढ़ी चढ़ते कदमों की आवाज सुनाई दी। कमरे में घुसते ही वह शख्स एक खत पकड़ाते हुए बोला, शर्लॉक होम्स के लिए। होम्स का घमंड चूर करने का यही मौका था। बोलने से पहले उसे थोड़ा सोच लेना चाहिए था। सौम्य स्वर में मैंने उस शख्स से पूछा, क्या मैं तुम्हारा पेशा जान सकता हूं? संदेशवाहक सर, एक रूखी सी आवाज आई। वर्दी ठीक होने के लिए गई हुई है। किस पद पर थे? मुंह सिकोड़ते हुए मैंने अपने साथी पर एक नजर डाली। सार्जेंट सर, रॉयल मैरीन लाइट इन्फेंट्री। उसने जूते आपस में भिड़ाते हुए सलाम ठोका और निकल गया। यह मानने में कोई हर्ज नहीं कि मैं अपने साथी की होशियारी के ताजे सबूत से बेहद हैरान हो गया था। उसकी विश्लेषण शक्ति के प्रति मेरा सम्मान आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गया था। पर एक नन्हा सा शक अभी भी मेरे मन में बार बार सिर उठा रहा था। शायद मुझे प्रभावित करने के लिए यह सारा खेल रचा गया हो, पर इसके पीछे उसकी मंशा क्या हो सकती है? मैं सोचता रहा। बाद में मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वह खत पढ़ चुका था। शून्य में खोई उसकी बुझी बुझी आंखें बता रही थीं कि वह कुछ सोच रहा है। तुम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? मैंने पूछा। किस नतीजे पर? उसके स्वर में चिड़चिड़ाहट थी। यही कि वह नौसेना का रिटायर्ड सार्जेंट है। फालतू बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है, उसने बेरुखी से कहा। पर कुछ देर बाद अपने लहजे में थोड़ी नरमाई लाते हुए वह बोला, मेरी बात का बुरा तो नहीं मान गए? असल में मेरी सोच का ताना बाना टूट गया था, पर शायद यह अच्छा ही हुआ। तो तुम्हें वाकई पता नहीं चला वह शख्स नौसेना का सार्जेंट है? बिल्कुल नहीं। यह इतना आसान है कि मुझे बताने में भी आलस आ रहा है। अगर तुमसे कोई पूछे कि 2 और 2 4 क्यों होते हैं, तो तुम्हारे सामने मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मैं दूर से उस शख्स के हाथ पर गुदे हुए नीले रंग के लंगर को देख सकता था। उसके आने पर समुद्री गंध अलग से आ रही थी। वह नौसेना की गाड़ी से आया था। उसकी मूछें सलीके से कटी हुई थीं। उसके व्यक्तित्व में एक तरह का अहम और रौब झलक रहा था। तुमने गौर किया होगा कि किस तरह उसकी गर्दन अकड़ी हुई थी और किस अंदाज में वह अपना डंडा लहरा रहा था। हाव भाव से वह पक्के इरादे वाला, रुतबेदार और अधेड़ लग रहा था। इन सारे सबूतों से मुझे विश्वास हो गया कि वह नौसेना में सार्जेंट रह चुका है। बहुत खूब, मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा। कुछ खास नहीं, होम्स का कहना था, पर उसके हावभाव दिखा रहे थे कि मेरी प्रशंसा और मेरे आश्चर्य से मन ही मन उसे बहुत खुशी हुई थी। अभी अभी मैं कह रहा था कि दुनिया में जुर्म खत्म हो गए हैं, पर लग रहा है मैं गलत सोच रहा था। देखो, खत को मेरी ओर बढ़ाते हुए वह बोला। पत्र का मजमून मुझे कुछ मनहूस सा लगा। मामला कुछ खास किस्म का लगता है। होम्स इत्मीनान से बोला, जरा पढ़कर तो सुनाओ। मैं पढ़ने लगा। प्रिय शर्लॉक होम्स, यह खत बीती रात ब्रिक्सटन रोड के पास 3 लॉरेंस गार्डन में हुई एक वारदात के बारे में है। गश्त के दौरान हमारे सिपाही ने तड़के 2 बजे के करीब खाली पड़े एक मकान में रोशनी देखी। उसे कुछ गड़बड़ लगी। मकान का दरवाज़ा खुला हुआ था।
बिल्कुल सामने वाले कमरे में किसी आदमी की लाश पड़ी हुई थी। वह महंगे कपड़े पहने था। उसकी जेब से एक कार्ड मिला है जिस पर लिखा हुआ है इनोक जे ड्रेबर, क्लीवलैंड, ओहियो, यूएसए। कमरे में ना तो लूटपाट का कोई निशान है और ना ही मौत का कारण पता चला है। कमरे में खून के धब्बे मिले हैं पर लाश के शरीर पर कोई घाव नहीं है। असमंजस की बात यह है कि वह आदमी उस खाली मकान में कैसे आया। सच पूछो तो सारा मामला ही एक पहेली बना हुआ है। अगर तुम 12 बजे से पहले मौकाए वारदात पर आ सके तो मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। तुम्हारे लिए सारी चीज़ें ज्यों की त्यों छोड़ दी गई हैं। अगर तुम्हें आने में कोई दिक्कत हो तो मैं बाद में पूरा ब्यौरा दे दूंगा, पर अपनी राय से अवगत करवा सका तो बहुत मेहरबानी होगी। आपका टोबियास ग्रेगसन। ग्रेगसन स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के सबसे होशियार जासूसों में से एक है। वह और लेस्ट्रेड छंटे हुए शातिर हैं। दोनों तेज और फुर्तीले हैं, पर अफसोस वे पिटी हुई लीक पर चलते हैं। वे एक दूसरे को नीचा दिखाने के फेर में रहते हैं। जैसे दो खूबसूरत महिलाएं आपस में जलती हैं, वैसे ही उनका हाल है। अगर दोनों के हाथ कुछ सबूत लग गया होगा तो इस केस में मज़ा आ जाएगा। वह इतने इत्मीनान से कहे जा रहा था कि मुझे हैरानी हो रही थी। वक्त नहीं गंवाना चाहिए। क्या टैक्सी लेकर आऊं? मैंने फौरन कहा। यह पक्का नहीं है कि मैं जाऊं। मैं बहुत ही आलसी किस्म का इंसान हूं। धुन चढ़ने पर ही मैं तेज़ी से काम कर पाता हूं। क्यों? क्या अभी तुम जिक्र नहीं कर रहे थे कि तुम्हें किसी खास केस की तलाश है? प्यारे दोस्त, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं केस को संभाल भी लेता हूँ तो ये जान लो कि ग्रेगसन, लेस्ट्रेड और उसके साथी सारा श्रेय लूट लेंगे। पर वे तुमसे मदद मांग रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि मैं उनसे ज़्यादा होशियार हूँ, और वे मेरे सामने इस बात को स्वीकार भी करते हैं। पर किसी तीसरे आदमी से यह बात कहने से पहले ही वे अपनी ज़बान काटना पसंद करेंगे। हमें चलकर जायज़ा लेना चाहिए। मैं अपनी तरह से इस केस से निपटूंगा। कुछ ना हो पाया तो कम से कम उन पर हंस ही लूँगा। आओ चलें। उसने जल्दी जल्दी अपना ओवरकोट पहना और हड़बड़ी सी मचाने लगा। मैं जान गया कि उसके आलस पर फुर्ती का रंग चढ़ गया है। अपनी टोपी ले लो, वह बोला। क्यों? क्या मैं भी चलूं? अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो चलो। कुछ क्षणों के बाद हम एक गाड़ी में सवार हो तेज़ी से ब्रिक्सन रोड पर चल पड़े। उस समय कुछ कोहरा छाया हुआ था और आकाश में बादल भी तैर रहे थे। घरों पर धूसर रंग की चादर सी फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मकान की गलियों में पड़ी कीचड़ का ही प्रतिबिंब हो। मेरा दोस्त उत्साह से सराबोर था। वह क्रीमोना बांसुरियों, स्टार डिवेरियस और अमाती के बीच के फर्क पर बकबक कर रहा था। मैं खामोशी से सुनता जा रहा था। मौसम की सुस्ती और मामले की पेचीदगी मुझ में अरुचि पैदा कर रही थी। लगता है तुम इस मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। होम्स के आलाप के बीच आखिरकार मैं बोल पड़ा। अभी तक तो कोई ध्यान नहीं दे रहा हूँ। बिना सबूत किसी नतीजे पर पहुँचना बेवकूफ़ी होगी। इससे तफ्तीश पर असर पड़ता है। पर जल्दी ही हमें कुछ जानकारी मिल जाएगी। ब्रिक्सटन रोड आ गया है और अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो ये वही मकान है। उंगली से इशारा करते हुए मैं बोला। रोको ड्राइवर, रोको। मकान से 100 गज दूरी पर ही हम उतर गए और बाकी का रास्ता हमने पैदल चलकर पूरा किया। नंबर 3 लॉरेंसन गार्डन मनहूस सा लग रहा था। यह गली से दूर 4 मकानों में से एक था। 2 मकानों में कोई रहता था और 2 खाली पड़े थे। वीरान पड़े दोनों मकानों की खिड़कियों से खालीपन की भयावहता झांक रही थी। यहाँ वहाँ धुंधले शीशों वाली खिड़कियों पर किराए के लिए खाली है कि तख्तियाँ आंखों में मोतियाबिंद की तरह उभरी हुई थीं। एक छोटा सा उद्यान जिसमें इधर उधर कांटेदार झाड़ियाँ उगी हुई थीं, इन मकानों को गली से अलग कर रखा था। इस उद्यान के बीच में से एक टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी निकल रही थी। इस पर मिट्टी और बजरी बिछी हुई थी। रात भर पानी बरसने से सारी जगह रपटीली हो गई थी। उद्यान के चारों ओर
3-3 फुट की दीवार खींची हुई थी। उसके ऊपर लकड़ी की जाली लगी थी। उसका सहारा लेकर एक लंबा चौड़ा कांस्टेबल खड़ा हुआ था और दीवार के पीछे से कुछ आवारा लड़के गर्दन उचकाकर अंदर झांकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। मैंने सोचा था कि शर्लॉक होम्स तुरंत दौड़ पड़ेगा और इस रहस्य की जांच पड़ताल में गुंथ जाएगा, पर मेरा यह ख्याल सिर्फ ख्याल ही रहा, बेमन से। हालांकि मुझे उसकी यह हरकत सिर्फ ढोंगी लगी। उसने रास्ते पर चहलकदमी की। उसने ज़मीन, आसमान, सामने के मकान और रेलिंग को शून्यता से निहारा। इतना मुआयना करने के बाद वह हौले हौले रास्ते पर, या यूं कहिए कि रास्ते पर उगी घास पर चलने लगा। उसकी आंखें जमीन पर लगी रहीं। वह 2 बार रुका। एक बार मैंने उसे मुस्कुराते हुए और इत्मीनान की सांस लेते हुए देखा। गीली मिट्टी पर पैरों के बहुत से निशान बने हुए थे। चूंकि पुलिस कई बार आई गई थी, इसलिए मेरी समझ से बाहर था कि मेरा दोस्त भला उन निशानों से क्या जानने की आस लगाए बैठा है। मुझे उसकी अवलोकन शक्ति का सबूत मिल चुका था, इसलिए शक नहीं था कि वह ऐसी बहुत सी बातें जान गया होगा जो मेरी समझ से परे हो सकती हैं। दरवाजे पर हमसे एक सुनहरे बालों वाला लंबा गोरा शख्स टकराया। उसने हाथ में एक नोटबुक पकड़ी हुई थी। तेजी से आगे बढ़कर उसने जोशीले अंदाज में शर्लॉक होम्स से हाथ मिलाया। मेहरबानी हुई कि आप आ गए। मैंने किसी भी चीज़ को अभी तक छुआ नहीं है, वह बोला। इसे छोड़कर, मेरे दोस्त ने रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा। अगर भैंसों का झुंड यहाँ से गुजरता तो भी यहाँ इतने निशान नहीं पड़ते। ग्रेगसन, मुझे विश्वास है कि तुम सही नतीजे पर पहुँच गए होगे। मेरे लिए कमरे में बहुत सारा काम बिखरा हुआ पड़ा है। मेरे सहयोगी लेस्ट्रेड यहाँ हैं, उन्हीं पर इसकी जिम्मेदारी थी, कुछ छिपाते हुए वह बोला। होम्स ने मेरी ओर एक नज़र फेंकी और व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, तुम और लेस्ट्रेड जैसे होशियार जासूसों के होते हुए तीसरे आदमी का यहाँ क्या काम? ग्रेगसन हाथों को रगड़ने लगा। हम जितना कर सकते थे हमने किया, ये और आपकी काबिलियत मुझसे छुपी नहीं है। तुम यहाँ तक टैक्सी में नहीं आए? शर्लॉक होम्स ने पूछा। नहीं सर। लेस्ट्रेड भी नहीं? नहीं सर। तो आओ फिर कमरों का मुआयना किया जाए। ऐसी बेतुकी बात कहकर वह तेजी से कमरे में घुस गया। उसके पीछे पीछे ग्रेगसन भी चल दिया। वह हैरान सा लग रहा था। एक छोटा सा धूल भरा रास्ता रसोई और अन्य कमरों तक जा रहा था। रास्ता जहां खत्म हो रहा था, उसके बाईं और दाईं तरफ 2 दरवाजे खुलते थे। इनमें से एक तो शायद हफ्तों से बंद था। दूसरा दरवाज़ा डाइनिंग रूम से जुड़ा था। यह हिस्सा उसी तरफ का था जहां यह रहस्यमय घटना घटी थी। होम्स अंदर गया। मैं उसके पीछे चल रहा था। मेरे दिल में हल्का फुल्का डर जम गया था। ऐसा अक्सर कोई लाश देखने पर होता था। यह एक चौकोर कमरा था और फर्नीचर ना होने के कारण यह और बड़ा दिख रहा था। कमरे की एक दीवार पर मैला सा एक कागज़ हवा से फड़फड़ा रहा था। नमी के कारण यह कई जगहों से फट चुका था। छत की बड़ी बड़ी पट्टियां अपनी जगह छोड़कर हवा में लटकी हुई थी। उनके नीचे पीला प्लास्टर झांक रहा था। दरवाजे के सामने ही एक सजावटी आतिशदान था, जिसके ठीक ऊपर सफ़ेद संगमरमर का एक आला बना हुआ था। आले के एक कोने में अधजली मोमबत्ती रखी हुई थी। कमरे की इकलौती खिड़की के शीशों पर जमी धूल से धुंधली धूप छनकर आ रही थी। कम रोशनी ने कमरे के माहौल को कुछ कुछ उदास बना दिया था। फर्श पर बिछी धूल की मोटी चादर उस उदासी को और गहरा बना रही थी। इन छोटी छोटी बातों पर मैंने बाद में गौर किया था। उस समय मेरा सारा ध्यान फर्श पर पड़े बेजान शरीर पर लगा हुआ था। उसकी खुली आंखें बदरंग छत को ताक रही थीं। वह लगभग 43 या 44 साल का दरमियाने कद, चौड़े कंधों वाला व्यक्ति था। उसके बाल काले, घुंघराले और दाढ़ी छोटी थी। वह फ्रॉक नुमा कोट और हल्के रंग की पतलून पहने हुए था। कमीज के कॉलर और कफ बिल्कुल बेदाग थे।
एक साफ सुथरा हैट उसके नज़दीक फर्श पर पड़ा था। उसके हाथ आपस में भिचे हुए थे और बाजुएं शरीर से अलग और पैर आपस में जकड़े हुए थे। जाहिर था कि वह आसान मौत नहीं मरा था। उसके अकड़े हुए चेहरे पर खौफ के निशान अभी भी बाकी थे। मुझे इस खौफ में कुछ नफरत मिली हुई दिखाई दी। मैंने इंसान के चेहरे पर ऐसे भाव कभी नहीं देखे थे। बिगड़े हुए चेहरे, छोटे माथे, चपटी नाक और बाहर निकले हुए जबड़े ने एक विकृत शक्ल में बदल दिया था। मेरा इत्तेफाक कई किस्म की मौतों से हुआ था, पर अंधेरे कमरे में पड़ी यह लाश कुछ ज़्यादा ही डरावनी लग रही थी। हमेशा की तरह पतले नेवले जैसा लेंस्टेड दरवाजे पर खड़ा हुआ था। उसने हमारा अभिवादन किया। यह केस हलचल मचा देगा। अब तक हासिल मेरे अनुभव को इसने हिलाकर रख दिया है, पर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, वह बोला। कोई सुराग मिला? ग्रेगसन ने पूछा। कोई नहीं, लेस्ट्रेड हिनहिनाया। शर्लॉक होम्स लाश के नज़दीक गया और घुटनों के बल बैठकर तन्मयता से तफ्तीश करने लगा। तुम्हें पक्का विश्वास है कि लाश के शरीर पर कोई जख्म नहीं है? चारों तरफ बिखरे खून के कतरों और थक्कों की ओर इशारा करते हुए उसने पूछा। बिल्कुल, दोनों जासूस संवेद स्वर में बोले। तो ज़रूर यह खून दूसरे आदमी यानी कातिल का होगा। यह केस सन 1934 के वैन जॉनसन की मौत के केस से मिलता जुलता है। ग्रेगसन, क्या तुम्हें कुछ याद है? नहीं सर। तो इसके बारे में तुम्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। यह कोई नया केस नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है। होम्स बोलता जा रहा था और उसकी चुस्त उंगलियां इधर उधर कुछ भांपते हुए, दबाते हुए, खेलते हुए और जांच करते हुए घूम रही थीं, परंतु अभी भी उसकी आंखें पहले की तरह खोई खोई सी थीं। जांच इतनी जल्दी कर ली गई कि शायद ही किसी को इसकी सटीकता पर विश्वास होता। आखिर में होम्स ने लाश के होंठों को सूंघा, फिर उसके जूतों के तलवे को देखा। इसे अपनी जगह से हटाया तो नहीं गया? उसने पूछा। ज़्यादा नहीं, बस जितना तफ्तीश के लिए ज़रूरी था, बस उतना ही। तुम लाश को मुर्दा घर ले जा सकते हो। अब जांच के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। ग्रेगसन ने एक स्ट्रेचर और 4 आदमियों का पहले से ही इंतज़ाम किया हुआ था। जैसे ही लाश को उठाया गया, एक अंगूठी फर्श पर लुढ़कने लगी। लेस्ट्रेड ने झपट कर उसे उठा लिया और विस्मय से उलटने पलटने लगा। लगता है इस केस में किसी औरत का भी पेच फंसा है, वह फौरन बोला। यह तो किसी औरत की शादी की अंगूठी है। हथेली पर अंगूठी रखकर वह बोलता रहा। हम उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। इसमें कोई शक नहीं था कि वह साधारण सी दिखने वाली अंगूठी कभी किसी दुल्हन की उंगली में जगमगाया करती होगी। केस में पहले ही क्या कमी थी जो यह अंगूठी बीच में टपक पड़ी? ग्रेगसन बोला। तुम्हें क्या लगता है, इससे केस और उलझेगा? इसे ताकने से कुछ काम नहीं चलेगा। उसकी जेबों में और क्या क्या मिला? होम्स ने पूछा। ये सब चीज़ें उसकी जेब में मिली। एक निचली सीढ़ी पर पड़े चीज़ों के ढेर की ओर इशारा करते हुए ग्रेगसन बोला। लंदन के बेरोड की बनी सोने की घड़ी, जिसका नंबर है 971631। एक भारी और ठोस सोने की बनी एल्बर्ट चेन, कीमती पत्थर जड़ी सोने की अंगूठी, बुलडॉग के सिर वाली सोने की एक पेन। बुलडॉग की आंखों की जगह लाल मणिक लगे हुए हैं और चमड़े का बना एक रूसी कार्ड केस। इस केस में इनोक जे ड्रेवर क्लीवलैंड के नाम के कार्ड रखे हुए हैं। यह नाम लिनेन पर खुदे EJD से मेल खा रहा है। जेब में बटुआ नहीं था, पर 7 पाउंड 13 शिलिंग की रेजगारी थी। बोकेसियो के डी कैमरोन का पॉकेट संस्करण, जिसके एक कोरे पन्ने पर जोसेफ स्टेंजरसन लिखा है, और EJ ड्रेबर और जोसेफ स्टेंजरसन के नाम से एक एक खत भी मिला है। इन खतों पर किसका पता लिखा है? अमेरिकन एक्सचेंज स्ट्रैंड। ये दोनों खत ग्यूओन स्टीमशिप कंपनी से भेजे गए हैं और लिवरपूल की उनकी नौका यात्रा के बारे में है। अब ये साफ हो गया कि यह बदकिस्मत इंसान
वापस न्यूयॉर्क जा रहा था। क्या तुमने स्टेंजरसन नाम के व्यक्ति के बारे में कोई पूछताछ की है? मैंने फौरन पूछताछ की। ग्रेगसन बोला, सभी अखबारों में इश्तिहार भेजे जा चुके हैं और मेरा एक आदमी अमेरिकन एक्सचेंज भी गया था, वह अभी तक वापस नहीं लौटा है। क्या किसी को क्लीवलैंड भी भेज दिया गया है? हमने आज सुबह वहाँ एक तार भेजा है। अभी तक तुमने जो जांच पड़ताल की है उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? मैंने सारे केस का ब्यौरा इकट्ठा कर लिया है और मेरा सोचना है कि किसी भी तरह की उपयोगी जानकारी हासिल करने में हमें खुशी होगी। तुमने किसी मुद्दे पर कोई खास जानकारी नहीं मांगी? मैंने स्टेंजरसन के बारे में पूछा। कुछ नहीं। क्या कोई खास सुराग है जिस पर यह सारा केस टिका हो? क्या दोबारा तार नहीं करोगे? जो मुझे कहना था वह कह चुका, ग्रेगसन ने नाराजगी भरे स्वर में कहा। शर्लॉक कुछ मुस्कुराया। वह कुछ कहने ही वाला था कि सामने वाले कमरे से लेस्ट्रेड बनावटी अंदाज में हाथ रगड़ते हुए प्रकट हुआ। मिस्टर ग्रेगसन, अभी अभी एक अहम सुराग मेरे हाथ लगा है। अगर मैं बारीकी से दीवार का मुआयना नहीं करता तो यह सुराग छूट गया होता। ठिगने कद के लेस्ट्रेड की आंखों में चमक थी। अपने साथी को मात देने की खुशी उससे छिप नहीं रही थी। जरा इधर आइए। वह वापस तेज चाल से कमरे में घुस गया। लाश के हटने से अब माहौल कुछ ठीक लग रहा था। यहाँ आकर देखिए। दिया सलाई जलाकर वह दीवार के पास ले गया। यह देखिए, उत्साहित स्वर में वो बोला, मैंने बताया था इस कमरे में कागज के टुकड़े टुकड़े होकर गिर चुके थे, पर इस कोने में बड़ा टुकड़ा हटाया गया और उसके नीचे झांक रहा था पीला सा चौकोर पलस्तर, और उस पर खून से यह शब्द लिखा हुआ था, राशे। अब बताइए आपका क्या ख्याल है? जासूस ने एक तमाशेबाज की तरह हुंकार भरी। अंधेरे की वजह से सबकी नजरें धोखा खा गईं। किसी ने इस सुराग के बारे में सोचा तक नहीं होगा। हत्यारे या हत्यारिन ने अपने खून से इसे लिखा होगा। इस धब्बे पर गौर करिए, यहीं से खून नीचे की ओर टपका होगा। चलो, अब आत्महत्या की बात तो खत्म हुई। मैं बतलाता हूँ लिखने के लिए यह कोना ही क्यों चुना गया। आले पर रखी मोमबत्ती देखिए, वह जल रही होगी और अंधेरा कोना रोशन हो गया होगा। इसे खोजने से क्या फायदा हुआ? ग्रेगसन ने थोड़ी हताशा से पूछा। फायदा? इसका मतलब है कि लिखने वाला राशे नाम की औरत का नाम लिखना चाहता होगा, पर पूरा नहीं लिख पाया। मेरी बात याद रखना, केस सुलझने में तुम्हें पता लगेगा कि किसी राशे नाम की औरत का ज़रूर केस से कोई ताल्लुक है। तो मिस्टर शर्लॉक, अब आप बेफिक्र हो सकते हैं। वैसे आप बहुत चुस्त और चतुर हैं, पर मेरा अनुभव भी कुछ कम नहीं है। होम्स बहुत ज़ोर से हंसा। लेस्ट्रेड का मन रखने के लिए वह बोला, माफ़ करना, इसे खोजने का श्रेय तुम्हें ही जाता है। तुम्हारा कहना है कि पिछली रात की वारदात में इस शब्द को लिखने वाले का भी कुछ हाथ है। मुझे इस कमरे की जांच करने का वक्त नहीं मिला। अगर इजाज़त हो तो एक बार देख लूं? यह कहते हुए उसने जेब से एक फीता और बड़ा सा लेंस निकाला। इन दोनों चीज़ों को लेकर वह कमरे में तेज़ी से चहलकदमी करने लगा। कभी वह रुकता, कभी घुटनों के बल बैठ जाता। एक बार तो वह ज़मीन पर चित लेट गया। अपने काम में वह इतना मग्न हो गया कि उसे हमारी मौजूदगी का होश ही नहीं रहा। वह मन ही मन कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहा। उसके चौंकने, चिल्लाने, सीटी बजाने से जाहिर हो रहा था कि ज़रूर उसके हाथ कोई सुराग लग गया है। वह शिकारी लोमड़ी की तरह लग रहा था। कुछ सूंघने के लिए वह कभी आगे आता तो कभी पीछे बढ़ता। 20 मिनट से भी ज़्यादा देर तक उसकी खोजबीन चलती रही। वह तन्मयता से अदृश्य निशानों के बीच की दूरी नापता रहा। एक आध बार उसने दीवार पर फीते से कुछ नापतोल की। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने बहुत सावधानी से फर्श से चुटकी भर धूल उठाई और एक लिफाफे में डाल ली। आखिर में लेंस से उसने दीवार पर लिखी इबारत का मुआयना किया। हर अक्षर पर उसने पैनी निगाह फेरी। फीता और लेंस उसने वापस जेब के हवाले कर दिया। उसके चेहरे पर संतुष्टि झलक रही थी। लोग कहते हैं कि बहादुर व्यक्तियों में कष्ट सहने की असीम ताकत होती है। यह गलत धारणा है, पर हाँ, जासूसी के पेशे में यह ज़रूर लागू होती है, होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। ग्रेगसन और लेस्ट्रेड कौतूहल और कुछ ईर्ष्या से
अपने साथी जासूस के करतब देखते रहे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे मालूम था कि होम्स की मामूली सी हरकत भी किसी न किसी पक्के और व्यवहारिक नतीजे की ओर इशारा कर रही है। सर, केस के बारे में आपका क्या ख्याल है? दोनों ने संवेद स्वर में पूछा। अगर मैंने कुछ बताया तो केस का सारा श्रेय तुम लूट लोगे। वैसे भी तुम दोनों काफ़ी आगे निकल गए हो और अब ऐसे मुकाम पर दखल अंदाजी करना बेवकूफ़ी होगी। होम्स ने व्यंग्यपूर्ण ढंग से कहा, अगर तुम्हारी तफ्तीश के बारे में पता चल जाए तो कोई भी मदद करके मुझे खुशी होगी। जिस कांस्टेबल को लाश मिली थी मैं उससे मिलना चाहता हूँ। क्या उसका नाम पता लिखा हुआ है? लेस्ट्रेड ने अपनी नोटबुक पलटी और बोला, उसका नाम जॉन रांशे है। इस वक्त वह ड्यूटी पर नहीं होगा। उसका पता है 46 ऑडले कोर्ट, कैनिंगटन पार्क गेट। होम्स ने नाम और पता नोट कर लिया। डॉक्टर, आओ, हमें उससे फ़ौरन मिलना चाहिए। दोनों जासूसों की ओर मुड़कर होम्स बोला, मेरी एक सलाह तुम्हारे बहुत काम आएगी। यह कत्ल का मामला है और कातिल एक आदमी है। वह जवान है, उसका कद 6 फुट से ज़्यादा है, पर कद के हिसाब से उसके पैर छोटे हैं। उसने चौकोर पंजे वाले जूते पहने हुए हैं। वह त्रिचनापल्ली सिगार पीता है। वह कत्ल किए गए शख्स के साथ एक 4 पहिए वाले तांगे में आया था। तांगे में जुते घोड़े के 3 खुरों में घिसी हुई पुरानी नाल लगी हुई थी। उसके आगे वाले खुर की नाल एकदम नई थी। हत्यारे का चेहरा सुर्ख लाल है। उसके दाएं हाथ की उंगलियों के नाखून खासतौर से लंबे थे। ये कुछ संकेत हैं, इनसे तुम्हें ज़रूर मदद मिलेगी। लेस्ट्रेड और ग्रेगसन ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। अगर हत्या हुई है तो कैसे की गई है? लेस्ट्रेड ने सवाल दागा। जहर देकर, शर्लॉक जवाब देकर और बाहर की ओर निकल गया। पर दरवाजे पर पहुंचकर वह मुड़ा और बोला, लेस्ट्रेड, ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए एक जानकारी है। जर्मन में राशे का मतलब बदला होता है। किसी मिस राशे को ढूंढने में अपना दिमाग खराब मत करना। दोनों जासूसों के मुंह खुले के खुले रह गए। ये था कहानी का 3रा एपिसोड। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।